Hello guys, so my name is Dheeraj Mahajan. We are starting the series, video series based on the JEE and NEET entrance पे. ठीक है, तो ये लेक्चर 1 है. लेक्चर 1 में आपको लेक्चर 1 में ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. सो दैट मीन्स ग्रेविटेशंस में जितने लेक्चर्स होंगे, जितनी भी थ्योरीज होगी, सो वो थ्योरी सारी थ्योरी कवर की जाएगी. हो सकता है लेक्चर 1 में हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट ना हो, सो वी गेट द लेक्चर 2. अगर लेक्चर 2 में भी हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती हो, सो वी गेट द लेक्चर 3. ठीक है, तो ये दिस आर द ऑल द पोर्शन जो भी हम लोग मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, जो भी आप सुनने वाले हो. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर JEE एंड नीट. दिस इज ओनली फॉर JEE एंड दिस एंट्रेंस पार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मतलब JEE और एंट्रेंस के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं. सो दिस इज लेक्चर 1. लेक्चर में कोशिश करते हैं जितना कवर हो सकता है उतना हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो द टॉपिक इज ग्रेविटेशन. अब ग्रेविटेशन की अगर बात करें, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन. कि भी जब हम लोग ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशन में होता क्या है कि यूनिवर्स की कोई भी बॉडी हो, ठीक है, यूनिवर्स की 2 बॉडीज हो या मैक्सिमम कितनी भी बॉडीज हो, अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आ रहा है, सो वी कंसिडर दैट इज अ ग्रेविटेशन. तो उसी को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं. ठीक है, तो ग्रेविटेशन में होता क्या है कि कितने भी प्लैनेट्स हो, सो वी जनरली कंसिडर दैट कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ठीक है, तो इट इज ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशन. ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट होते रहता है. कि कौन एक्सर्ट करता है? सन एक्सर्ट करता है ऑन एवरी प्लैनेट्स. सो दैट्स व्हाई सो दिस ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ठीक है, सो दिस इज ग्रेविटेशन. अब यहाँ पे बात आती है ग्रेविटेशन, तो फिर हम लोग एक नाम सुनते भी हैं ग्रेविटी करके, और उसके बाद में नाम सुनते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना. तो ये दो चीज है, ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसमें ऐसा है कि भी एक बॉडी कंपलसरी आपकी अर्थ होना जरूरी है. ठीक है, अगर आपकी एक बॉडी अर्थ नहीं होती है तो फिर आपका कंसेप्ट चले जाएगा ग्रेविटेशन में. ठीक है, अगर एक बॉडी कंपलसरी अर्थ आ जाती है तो उसमें हम लोग ले सकते हैं दैट इज ग्रेविटी. और कोई भी चीज अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो ये सारी चीजें. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेविटेशन. सो व्हाट इज एग्जैक्टली ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन तो आपको पता ही होगा. सो इट इज डिस्कवर्ड बाय द वेरी ग्रेट साइंटिस्ट दैट इज इसाक न्यूटन सर ने ये सारी ग्रेविटेशन की थ्योरी हम लोग को डिस्क्राइब की थी. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की. ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग. ये हम लोग स्टार्ट कर लिया अभी. सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स की जो हर एक पार्टिकल, सो एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल. क्लियर, या ऐसे भी बोल सकते हैं एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स. और वो फोर्स होता है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r². So that means every particle in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between the centers, yeah, otherwise square of distance between them. So this is general form of general statement for Newton's law of gravitation. What is the statement? That is every particle in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Clear? So according to this statement, we write the relation F is directly proportional to m1 m2 divided by r². ठीक है, so when we removing the proportionality sign, so we are using always constant, so that is g m1 m2 divided by r². Clear? So where g is here, g is what? G is universal gravitational constant. G क्या कहलाता है यहाँ पर? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ये G आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. सो m1 इट इज अ मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड m2 इज अ मास ऑफ द सेकंड बॉडी. क्लियर, m1 आपका मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी है, m2 आपका मास ऑफ द सेकंड बॉडी है. क्लियर, एंड व्हाट इज r? सो दिस इज r इज द डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. क्लियर, एंड f इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Clear, so that F is equals to G m1 m2 divided by r². So from this is the mathematical equation for the Newton's law of gravitation. Clear, so this is general equation. Now from this equation we calculate G is equals to F into r² divided by m1 m2. Clear, so from our equation we get G.
So what is G here? G is equals to F into R square divided by M1 M2. So from this equation we take the SI unit of G. हम लोग इससे इसका SI unit ले सकते हैं, क्लियर? और इसके यहाँ से डायमेंशंस भी ले सकते हैं. So what is the SI unit of G? So G is equals to यहाँ क्या दिख रहा है? F into R square. So but obvious F is force, ठीक है ना? So this is Newton, R square बोले तो मीटर स्क्वायर divided by kg into kg. Here so this is kg square. Clear? So this is the SI unit of universal gravitational constant. So that is G is equals to N into M square, and M square divided by kg square. So that is N is Newton, M meter square, M is meter, and then kg is किलोग्राम. ठीक है. So इसमें और भी हम लोग लिख सकते हैं कि भाई मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय kg into second square. So this is again second SI unit for universal gravitational constant. Clear? So this is G. We get the G SI unit. ठीक है. अब इसका G का SI unit हो गया. अगर हम लोग इसके G की डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या लिया जाएगा? So this is L3 m-1 and this is t-2. So this is the dimension for universal gravitational constant. ठीक है. कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भी. यहाँ पे आप फोर्स का डायमेंशन रख लो, यहाँ मीटर का, यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन रख लो, यहाँ kg और यहाँ पे मतलब मास का डायमेंशन रख लो. आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा दिस L3 m-1 t-2. So this is the dimension for universal gravitational constant. ठीक है. अब ये डायमेंशन निकाल लिए. अब जो रियलिटी में हम लोग वैल्यू देखते हैं इसकी, आपने पढ़ी भी होगी बहुत बार कि G लिखा जाता है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर. Clear? So this is the value this first discovered by. So this is G is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square divided by kg square. Clear? So this value is firstly discovered by the scientist, and that name of the scientist is Cavendish in the torsional balance. ऐसे बोला जाता है इसको. ठीक है. So ये जो वैल्यू है that is G is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 in SI system. अगर हम लोग SI system की बात करें, so this G is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square divided by kg square. So this value is firstly discovered by the scientist. The name is Cavendish in the torsional balance condition. Clear? ये बैलेंस कंडीशन में निकाली गई है. So this is the value is in an SI system. ये किसमें है? SI system में. अगर हम लोग इसके CGS system में ले ले तो 6.67 है ना into 10 to the power minus 8, that is 9 सेंटीमीटर स्क्वायर divided by ग्राम स्क्वायर. Clear? अगर हम लोग यही वैल्यू अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर वैल्यू हम लोग CGS सिस्टम में ले लेते हैं, so that CGS system, in CGS system the universal gravitational constant, the value of universal gravitational constant is 6.67 into 10 to the power minus 8 when we take in the CGS system. Clear? Now when we take in the SI system, so it is minus 11. Clear? And the unit is dyne centimeter square divided by gram square. ठीक है. सो ये होगी इसकी वैल्यू. ठीक है. तो ये वैल्यू होगी, इसका डायमेंशन हो गया, इसका यूनिट हो गया. बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है. अब हम लोग इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्सल, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. ठीक है. दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. सुनो, अभी हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे भी इसके प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस को इसके ऊपर पूछे जाएंगे आपको नीट में और जेडबल में. ठीक है. सो पहली प्रॉपर्टीज ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसकी, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो अगर देखा जाए तो ये इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है. बट हम लोग उसी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी बहुत काम की चीज है. ठीक है. नाउ पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ Newton's law of gravitation कि भी this force is always attractive force. ये force हमेशा attractive होता है. This force never repulsive. ये force आपको कभी repulsion नहीं मिलेगा. मतलब जैसे हम लोग जब बात करते हैं कोई charges के बारे में, है ना, when we take the same polarity of charges, so that same polarity of charges are always repel to each other. मतलब वो हमेशा एक को repel करेंगे. बट हियर ऐसी कोई कंडीशन आपको मिलेगी नहीं. मतलब कि अगर आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपने रख लिया, मतलब आपने हाथ में रख लिया और उसको छोड़ा, तो ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है. वो ऐसे ऊपर उड़ के नहीं जाएगा. वो ऊपर उड़ के जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें उसके मास अगर निग्लिजिबल होगा तब की बात करेंगे हम लोग. अगर उसका वेट निग्लिजिबल हो सकता है तब वो ऊपर जा सकता है. ठीक है. बट इन जनरल चाहे कुछ भी हो,
चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे आप कोई भी देश में चले जाओ, कि जब आप बॉडी अगर ऐसे ऐसे छोड़ेंगे तो वो नीचे ही जाएगा, ठीक है। मतलब दिस फोर्स, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ क्या करती है, सो इट इज ऑलवेज अट्रैक्ट, क्लियर। सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, क्लियर। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, क्लियर। नाउ हम लोग बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, ठीक है। सो व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि भैया ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स को कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, क्लियर। मतलब दिस डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब ये फोर्स, इसको कोई फोर्स लगाना है तो इसको कोई स्पेसिफाइड मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेनिंग मीडियम, क्लियर। सो दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बात होगी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, सो व्हाट इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, कि भैया ये जो फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, क्लियर। ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, क्लियर। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम पे इसको डिपेंड नहीं करता। एंड अगेन दिस इज साइज ऑफ द बॉडी, क्लियर। मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बॉडी, sorry, it does not depend upon the nature of material, clear, or it does also does not depend upon the size of the body, size के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। so this is your third property. now हम लोग बात करें fourth property, ठीक है। हम लोग वही प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे काम की चीज है, ठीक है ना। हाँ, now fourth property. अब fourth property क्या है, again it does not depend upon the nature of medium, but किसका, between the two bodies, अगर ये दो बॉडी के बीच का ये मीडियम है, सो इसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, समझ में आ गया। सो दैट मींस दिस अगेन डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में जो भी मीडियम होगा उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नाउ दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्लियर। सो व्हाट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी होती कि भैया ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये वीकेस्ट फोर्स कहलाता है इसका, नेचर का मतलब ये इससे वीक कोई हो नहीं सकता, दैट मींस दिस इज वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ठीक है। सो दिस इज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी, समझ में आ गया। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट, इट इज अ वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसका सीक्वेंस भी बदल सकते हैं, क्लियर। बट आपको एक स्टैंडर्ड वे से आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि आप जब आप इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको एक फ्रेम में अगर आपको ध्यान में रहता है तो इसलिए सारी चीजें आपको आसान हो जाएगी, ठीक है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, व्हाट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, कि भाई ये फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि भी अभी ये उन्होंने डिस्कस किया फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ हम बात करेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी की, ठीक है। नाउ अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी होगी क्या, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, समझ में आ गया। मतलब इट ओबेज क्या है, दिस इज f is equals to g m1 divided by r square, तो f is inversely proportional to r square here, so it obeys the inverse square law of distance. So this is your sixth property, clear. What is your sixth property, it obeys the inverse square law of distance, it obeys the inverse square law of distance, clear. So ये sixth property. अब हम बात करें seventh property, ठीक है। now what is the seventh property, seventh property ये होती है कि भाई ये जो force है, this is central force. why it is called as central force, कि अगर देखो सेवेंथ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें हम लोग, दिस इज सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्यों कहा जाता है, कि मान लो कि ये बॉडी हमारी है यहाँ पर, सो दिस इज योर बॉडी एंड दिस इज सेंटर, क्लियर। एंड दिस इज m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी। अब हम लोग बात करें सेकंड बॉडी की, ये मान ले चलते हैं हम लोग सेकंड बॉडी, दिस m2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग फोर्स निकालते हैं, फोर्स सेंटर टू सेंटर निकाला जाता है ना, क्लियर। तो हम लोग बात करेंगे तो यहां से इधर जो फोर्स जा रहा है, तो ये फोर्स ऑफ बॉडी 1 ऑन बॉडी 2, ठीक है। सो दैट इज F1 एंड दिस इज 2, ये फोर्स ऑफ बॉडी 1 ऑन 2, ठीक है। इसको ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, फोर्स ऑफ बॉडी 1 ऑन 2, क्लियर। मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन देखो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द पार्टिकल, एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल, है ना। This force, the direction of force is acting along the line joining the particle, ठीक है। So that's why it is called as central force, इसको इसीलिए इसको central force कहा जाता है, ठीक है। So F12, ठीक है, F12 इधर जा रहा है। अब बात करेंगे कि भाई ये भी तो बॉडी है, ये भी बॉडी तो फोर्स लगाएगी, तो ये बॉडी फोर्स लगाएगी तो इसकी डायरेक्शन कुछ ये रहेगी, है ना। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई, तो ये दिस इज व्हाट F21, है ना। अब अगर देखा जाए ढंग से तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो क्या हो जाता है कि भाई F12 is equals to minus of F21, क्लियर। तो अब हम इसको अगर मैं इधर ला लूं, सो दिस इज F12 प्लस F21 is equals to 0।
तो अभी ये जब इक्वेशन आ जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। सो दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज 8th प्रॉपर्टी। तो 8th प्रॉपर्टी क्या है अभी हमारी? सो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हमारी 8th प्रॉपर्टी है। और 7th प्रॉपर्टी क्या है कि भैया दिस इज अ सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स है। व्हाई इट इज अ सेंट्रल फोर्स? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल टू पार्टिकल। Clear? So that's why it is called as central force. And what is your 8th property? अब देखिए इसमें that is F12 plus F21 is equals to 0. ठीक है? So this is called as conservative force. इसको इसलिए क्या कहा जाएगा? Conservative force. ठीक है? So this is the last property, that is 9. हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे हमारे 9 properties. ठीक है? It is action reaction pair. Clear? It is working on the principle of action reaction pair. मतलब ये इसका बॉडी का फोर्स इधर जाएगा, इसके बॉडी का फोर्स इधर जाएगा. This is action reaction pair. Clear? So these are the properties of Newton's law of gravitation. ठीक है? ये हमारी properties होगी Newton's law of gravitation. Clear? अब हम लोग थोड़ा सामने चलते हैं इसका. अब हम लोग यही जो इक्वेशन ली हुई है कौन सी लिया? So this F is equals to g m1 m2 divided by r square. अब इसका लेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म. ठीक है? अब हम लोग लेंगे इसका वेक्टर फॉर्म. ठीक है? वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी ये इक्वेशन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पर. सो वेक्टर फॉर्म में, अब वेक्टर फॉर्म में लेने के दो तरीके हैं हमारे पास. ठीक है? दो तरीके कौन से? कि भैया एक पहले बॉडी का फोर्स दूसरे बॉडी पे, है ना, और दूसरा कौन सा? दूसरे बॉडी का फोर्स पहले बॉडी पे. ठीक है? दो तरीके हमारे पास में वेक्टर फॉर्म लेने के. एक अगर फोर्स पहला बॉडी का दूसरे बॉडी पे जा रहा है तो आपका एक वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, और दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी? आपका दूसरे बॉडी का फोर्स पहले बॉडी पे जा रहा है तो उसकी एक इक्वेशन बनेगी. ठीक है? तो अभी हम लोग बात करते हैं कि भैया फोर्स ऑफ बॉडी 1 ऑन बॉडी 2. ठीक है? मतलब फोर्स ऑफ बॉडी 1 ऑन बॉडी 2. तो वेक्टर फॉर्म में लेंगे हम लोग को इक्वेशन, है ना. वेक्टर फॉर्म में लेने सो F12. अब F12 क्यों लिया गया अभी? कि फोर्स, ये F क्या डिनोट कर रहा है? फोर्स. ये 1 क्या डिनोट कर रहा है? पहले बॉडी का. 2 क्या डिनोट कर रहा है? दूसरे बॉडी पे. ठीक है? सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Gm m1 m2 डिवाइडेड बाय r. क्लियर? अब जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं सो दैट इज अगेन यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर अपोजिट चलेगा हमेशा. लिसन वेरी केयरफुली, यूनिट वेक्टर क्या चलेगा भैया? हमेशा अपोजिट चलेगा. तो ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि दिस F12 एंड R21 आर इन अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? मतलब ये जो F12 है आपका फोर्स ऑफ बॉडी 1 ऑन 2, सो दिस इज अपोजिट ऑफ R21 यूनिट वेक्टर. ठीक है? मतलब इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है. ठीक है? तो ये एक फॉर्म हो गया. और इसका दूसरा फॉर्म भी होता है. तो दूसरा फॉर्म कैसा होगा कि F12 वेक्टर. ठीक है? सो दिस इज अगेन माइनस G m1 m2 डिवाइडेड बाय r. क्लियर? अब लिसन, सो दिस इज यूनिट वेक्टर, बट व्हेन वी कन्वर्टिंग यूनिट वेक्टर इनटू सिंपल वेक्टर, तो जब भी हम लोग यूनिट वेक्टर सिंपल वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस यूनिट वेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल वेक्टर. तो यहां जब पहले r स्क्वायर था तो ये हो जाएगा तुम्हारा r3. क्या हो जाएगा ये? r3. एंड दिस इज अगेन दिस इज r21. अब नाउ दिस इज वेक्टर. क्लियर? यहां r3 क्यों आया? r स्क्वायर था, यहां r3 क्यों आया भैया? जब व्हेन वी कन्वर्टिंग दिस इज यूनिट वेक्टर, सो दिस वी कैन राइट हियर r3. क्लियर? अगेन इसका तीसरा फॉर्म भी होगा. सो दिस इज फोर्स ऑफ 1 ऑन 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ G m1 m2 डिवाइडेड बाय, अगर मेरे को इसको फॉर्म में लिखना है सो दैट इज r वेक्टर के फॉर्म में. सो दिस इज 2 1, इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा. सो दिस r21 वेक्टर. क्लियर? सो दीज आर द फॉर्म्स कि ये फॉर्म्स है हम लोग की, ये जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म्स है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखने का. ठीक है? तो ये हो गया भैया पहले बॉडी का दूसरे बॉडी पे. ठीक है? सेम होगा दूसरे बॉडी का पहले बॉडी पे, बस यहाँ चेंज हो जाएगा. ठीक है? देखो यहाँ क्या हो जाएगा? F21. ठीक है ना? F21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अब यहाँ यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? 1 2. यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 2. क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो कौन सी? फोर्स ऑफ बॉडी 1 ऑन 2. अब यहाँ फोर्स ऑफ बॉडी 1 ऑन 2 था, अभी हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑफ बॉडी 2 ऑन 1. फोर्स ऑफ बॉडी 2 और 1. जब बॉडी का दूसरे बॉडी का फोर्स अगर पहले बॉडी पे जा रहा है तो आपकी इक्वेशंस क्या बनेगी वेक्टर फॉर्म में? सो दिस इज F21. क्लियर? F21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. और यूनिट वेक्टर क्या चलेगा? अपोजिट. तो अपोजिट कैसे चलेगा भैया? 1 2 से. क्लियर? और सेम चीज नीचे भी आ जाएगी. सो F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस G m1 m2 डिवाइडेड बाय r क्यूब इन द
यूनिट, ये डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर, सो दैट इज r12. क्लियर? सो अगेन दिस f12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m1 m2 डिवाइडेड बाय r12 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब, अगेन दिस r12 वेक्टर. क्लियर? ये कब की इक्वेशन बनेगी आपकी? जब आपका दूसरे बॉडी का फोर्स पहले बॉडी पे जा रहा है. ठीक है भाई? सो ये हो गया हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, अब थोड़ा सामने चलते हैं हम लोग. ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा. ठीक है, सामने चलता हूं. ठीक है, अगर आप कुछ कोई चीज छूट रही है तो आप इसको रिकॉल कर सकते हैं आप. ठीक है, थोड़ा पीछे इसको साइड में ले जाके या फिर से इसको देख भी सकते हैं. ठीक है, नाउ अभी हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं हम लोग. ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी. हम लोग जनरली इसको जी से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जनरली डिनोटेड बाय जी. और आप लोग को पता भी होगा कि भैया हम लोग जनरली इसकी इक्वेशन में पुट करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है ना जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो जब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रियलिटी में होती क्या चीज है कि भाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in the motion of the body under the effect of gravity, clear, is called as acceleration due to gravity. मतलब acceleration produced in the motion of the body. जब बॉडी कोई मोशन में हो अगर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, बट वो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. अगर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा तो उसी को बोला जाता है भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर? समझ में आ गया? और अगर एग्जैक्ट कांसेप्ट देखो, व्हाट इज ग्रेविटी? सो व्हाट इज ग्रेविटी? तो ग्रेविटी होता क्या है कि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ग्रेविटी देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी. क्लियर? सो अर्थ सरफेस जो फोर्स लगाएगी किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर. अब वो फोर्स कौन सा रहेगा? अट्रैक्टिव फोर्स. फोर्स कौन सा रहेगा? अट्रैक्टिव फोर्स. मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी. ठीक है, सॉरी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, बट कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स. क्लियर? द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, एक्सर्ट कौन कर रहा है? अर्थ. किसके ऊपर करेगा? बॉडी के ऊपर. सो attractive force exerted by earth on the body is called as gravity. ठीक है, वो चीज होती है ग्रेविटी. अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब the acceleration produced in the motion, the acceleration produced in the motion of the body, लेकिन कब? under the effect of gravity is called as acceleration due to gravity. Clear? So this g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जनरली ये वैल्यू हम लोग तब लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहीं अर्थ सरफेस के ऊपर रखा हुआ होगा. सो दैट मींस वी टेक द g is equal to 9.8. नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेनी है. हमारा जनरल इक्वेशन है भी हम F is equal to gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ठीक है, ये हमारी जनरल इक्वेशन है. अब यहाँ हम लोग लिया था पहले, याद करो भी, यहाँ आप लोग बोलेंगे सर आपने m1 m2 लिया था, फिर आपने यहाँ कैपिटल M और स्मॉल m लिया होगा. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रिप्लेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को g की इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, सो F is equal to gm. ठीक है, तो ये आपका कैपिटल M हो गया. सो दिस इज योर स्मॉल m एंड दिस इज ये जो r है, दिस r इज रिप्लेस्ड बाय रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, सो वेयर कैपिटल M क्या लिखा जाएगा भैया? मास ऑफ अर्थ. क्या लिखा जाएगा? ये मास ऑफ अर्थ. ये आपका मास ऑफ अर्थ है. ठीक है, कैपिटल M. और कैपिटल R क्या हो जाएगी आपकी? रेडियस ऑफ अर्थ. क्या हो जाएगी भैया? ये रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है ना, ये होगी आपकी रेडियस ऑफ अर्थ. और स्मॉल m क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट. मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा? जो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर रखा गया होगा. क्लियर? सो उसी को बोलेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो दिस F इज इक्वल टू gm into m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सो नाउ दिस F क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है. सो दैट अट्रैक्टिव फोर्स अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, ये मान के चलो ये हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर ये बॉडी रखी गई होगी, तो भैया इसका वेट तो एक्ट होगा ही वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में. बड़ा ऑब्वियस है ना? इसका वेट एक्ट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो F जो है वो फोर्स है, बट दिस F इज रिप्लेस्ड बाय वेट. F किससे रिप्लेस हो जाएगा? वेट से. सो दैट मींस वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg. वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg. पुट द वैल्यू ऑफ F मतलब W हियर. सो दैट मींस m into g इज इक्वल टू g m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ठीक है, सो दिस mm get cancel, so remain is what? g is equals to gm divided by r square. so this is what? this is acceleration due to gravity. ये क्या हो गया आपका? acceleration due to gravity. लेकिन कब? when the object is on the surface of earth. अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर रखा जाता है
जब आपका कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर रखा जाता है, सो दैट्स व्हाई सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, तो अब आप जनरली आपने देखा होगा g 9.8 होता है v मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता कब है कि जब g की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग कितना 6.67 into 10 to power -11 m मास ऑफ द अर्थ, और मास ऑफ द अर्थ क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ होता है भैया 6 into 10 to the power 24 kg। ये सारी वैल्यू जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे, और रेडियस ऑफ अर्थ होगी 6400 किलोमीटर। ठीक है, सो दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर द अर्थ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। g कितना बोलेंगे, g स्मॉल g इज इक्वल टू, स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G into m डिवाइडेड बाय r²। कैपिटल G आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये क्या है 6.67 into 10 to the power -11। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ये होता है 6 into 10 to the power 24 kg। जनरल में हम लोग अगर कंसीडर करें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, और r कितना होगा 6400 किलोमीटर। व्हेन वी पुट ऑल द वैल्यू इन दिस फार्मूला, सो वी गेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है, तो ये जनरल फॉर्मूला होगा। बट अगर हम लोग को इसको डेंसिटी के टर्म में लेना है, तो जनरली अब आपने कभी सुना होगा कि भैया जनरली अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ स्फीयर, है ना। अर्थ कैसे कंसीडर करते हैं हम लोग, स्फीयर। सो कंसीडर दिस इज O and this is your R, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब इसकी अब हमारे पास में अगर हम लोग इसको डेंसिटी के टर्म में लेनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से हम लोग मास बना ले, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना, मास बना ले तो यहां से क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब दिस इज स्फीयर, अर्थ is considered as a sphere na, so volume of the sphere 4/3 pi r cube, so this is m is equals to rho into 4/3 pi r cube, where r is the radius of earth। ठीक है, so put the value of m here, so we get again g, so g is equals to ये g आपका as it is, ये यहाँ पे m जो हम लोग ने निकाला हुआ यही यहाँ पुट किया जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, g into rho into 4/3 pi r cube total divided by r²। ठीक है, so again this r³ and r² get cancelled, so we get this g is equals to g into rho into 4/3, this is pi into r। क्लियर, मतलब जो g होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से दैट कि ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ द प्लैनेट। जो भी अगर आपको दूसरी चीज में लेनी हो, मास ऑफ द प्लैनेट अगर यहाँ आ जाए, ये भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर यहाँ पे किसी में डेंसिटी भी हम लोग यहाँ बात करेंगे, डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, साइज के भी ऊपर डिपेंड करता है, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस के ऊपर। सो यहाँ देखो, यहाँ ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ऐसी कोई बात नहीं हुई जो बॉडी अर्थ सरफेस के ऊपर रखी गई है। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखो यहाँ ऐसे स्मॉल m की वैल्यू नहीं आई है, तो इसलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि भैया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास डेंसिटी और रेडियस ऑफ द बॉडी व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड किसके ऊपर करता है, मास, ठीक है, डेंसिटी एंड रेडियस। क्लियर, किसकी, प्लैनेट की, जिस प्लैनेट के ऊपर उसको रखा गया होगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जनरली हम लोग बताते हैं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ये जो g होता है, g क्या कौन सी क्वांटिटी है, भी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं ज्यादा से ज्यादा जो कंसेप्ट है यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और इसका यूनिट होगा आपको पता ही होगा, दैट इज वही लिखा हुआ है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट है ना, द SI यूनिट ऑफ दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशन अगर लेंगे तो दिस इज L1 m0 एंड दिस इज t-2, सो दिस इज द डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अल्टीमेटली दिस इज द डायमेंशन ऑफ g एज वेल। तो ये एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का ही यूनिट है, ठीक है, इसलिए इसका यूनिट दे दिया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस L1 m0 t-2 एंड जनरली दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो भैया यहां तक हम लोग समझ में आ गए, ठीक है। तो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कांसेप्ट यहां पे कवर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे वेरिएशंस की, ठीक है, मतलब वेरिएशंस कहां-कहां हो सकता है इसका, मतलब अगर हम लोग बॉडी अर्थ सरफेस के ऊपर रखे तो,
ठीक है। अगर यही बॉडी अगर कुछ ऊपर हाइट पे चली गई तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वही बॉडी अगर नीचे में चली गई तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ठीक है। अगर बॉडी अगर अर्थ घूम रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अभी वेरिएशंस की, ठीक है। अभी हम लोग जनरल डिस्कस करेंगे वेरिएशंस पे। तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस में हम लोग कितने वेरिएशंस है, 4 वेरिएशंस, तो अच्छे से सुन लीजिए इसको। तो पहले वेरिएशंस की, तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, क्लियर। तो वेरिएशन ये आता है कि शेप ऑफ अर्थ की वजह से वेरिएशन आ जाता है जी में, क्लियर। क्योंकि जनरली आप देखोगे तो इट इज कंसिडर्ड एज अ स्फीयर, बट एग्जैक्टली इट इज इन द ओवल शेप, मतलब इलिप्टिकल शेप में आपको मिलेगा वो, ठीक है, अर्थ। तो पहला वही होता है वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, क्लियर। फिर दूसरा देखेंगे वेरिएशन इन जी एट द हाइट ऑफ एच, क्लियर। वेरिएशन इन जी एट द डेप्थ ऑफ द क्लियर। और वेरिएशन इन जी व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग। अगर अर्थ रोटेट हो रही है तो वेरिएशन क्या क्या आएगा, वो सारी चीजें, मतलब यहाँ पे 4 वेरिएशन हम लोग की, यहाँ पे हम लोग 4 वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे। पहला वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, क्लियर। दूसरा वेरिएशन इन जी एट द हाइट ऑफ एच, क्लियर। और वेरिएशन इन जी एट डेप्थ डी, क्लियर। एंड वेरिएशन इन जी when it is rotating, earth is rotating, clear. Now so we discussing first, so that is first variation, है ना। so this is variation in g, किसकी वजह से, due to shape of earth, ये पहला वेरिएशन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। so variation in g due to shape of earth, जनरली देखे होंगे आपने, जनरली शेप अर्थ का शेप ऐसा ओवल शेप में होता है। जनरली दिस शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक इलिप्टिकल, ऐसे, है ना। अर्थ का जनरल शेप हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं, दिस इज इलिप्टिकल इन शेप, सो दिस इज योर सेंटर। और यहाँ हम जनरली करते हैं दैट इज पोल, यहाँ पे होता है आपका पोल होगा, एंड दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। पहले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये जो पोल की तरफ है, आप इसको ढंग से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये पोल की तरफ थोड़ा सा फ्लैटेंड है, ये फ्लैटेंड है, एंड इट इज बल्ज आउट, ठीक है, एट द इक्वेटर, बल्ज आउट एट द इक्वेटर। बट व्हेन वी सी द रेडियस एट इक्वेटर एंड रेडियस एट द पोल, तो यहाँ जनरली हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ पोल, क्लियर। मतलब यहाँ हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, ठीक है। और यहाँ एक स्टैंडर्ड आपको ध्यान में रखना है कि वी आर रेडियस ऑफ इक्वेटर, ठीक है, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। इतना तो आपको पता चल गया कि इट इज इन ओवल शेप, मतलब पोल से थोड़ा फ्लैटेंड होती है ना, पोल से थोड़ा फ्लैटेंड होती है, और इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज आउट होती है, मतलब ऐसे थोड़ी फैलाव हो जाती है इसलिए, ठीक है। तो रेडियस, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है इसके कंपेयर में, बट ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका ज्यादा है, ये डिस्टेंस आपका कम है। सो रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर और रेडियस ऑफ पोल के बीच में क्या रिलेशन है कि ये जो रेडियस ऑफ इक्वेटर, सो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज 21 किलोमीटर लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ पोल, क्लियर। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बड़ी होगी ये, मतलब रेडियस यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस तो नजर आ रहा है, हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस तो नजर आ रहा है, बट वो डिफरेंस है कितना, मतलब वो डिफरेंस कितना होगा, वो डिफरेंस है दैट इज 21 किलोमीटर लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ इक्वेटर। समझ में आ गया, दैट मींस रेडियस ऑफ इक्वेटर इज 21 टाइम्स लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ पोल। समझ में आ गया, ठीक है। तो जब बड़ा दिस रेडियस ऑफ इक्वेटर एंड इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, ठीक है। और ये कितने से बड़ा है, ये बड़ा है भैया 21 किलोमीटर से बड़ा है। कितने से बड़ा है, 21 किलोमीटर से। बट ऑब्वियस डायमीटर की बात करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, है ना, डायमीटर की बात करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे अभी। तो हमारा जनरल फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये जो हम लोग ने निकाला हुआ है, ठीक है। सो दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस g इज इक्वल्स टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये जो मेरा जनरल फॉर्मूला है जी, मैंने इसको दो चीजों में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, दो चीजों में कन्वर्ट कर लेना है। दो चीजों में किसके,
एक आपका पोल के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक आपका इक्वेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मींस रेडियस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, इसी में लिख लेता हूं मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर हो जाएगी। वैसे मास तो बदलने वाला है नहीं और जी भी बदलने वाला है नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज इक्वल टू जीएम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ इक्वेटर, क्लियर। और वही चीज ये किसके लिए होगी, एट इक्वेटर के लिए, ठीक है ना। अगर मैं वही बना लूं एट किसके लिए भी, पोल के लिए, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, सो दिस इज जीएम डिवाइडेड बाय आर फॉर पोल, रेडियस ऑफ पोल हो जाएगी ना, पोल के लिए बना रहे हैं हम लोग, तो रेडियस ऑफ पोल उसका स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपके पोल के लिए, क्लियर। सो यू हैव वन रिलेशन एंड दैट रिलेशन इज रेडियस ऑफ equator is greater than radius of pole, radius of equator is greater than radius of pole। so जब radius of equator ये greater है radius of pole से, तो बट ऑब्वियस देखो यहाँ पे, तो acceleration due to gravity is inversely proportional ना, यहाँ पे देखो it is r square है, it is inversely proportional, मतलब acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of the radius। तो जिसकी ज्यादा रेडियस होगी, क्लियर, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैसे भी कम हो जाएगा, है ना। और जिसकी कम रेडियस रहेगी उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज़ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस रिलेशन, फ्रॉम दिस रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल एंड वी हैव दिस टू इक्वेशंस। तो इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो किसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, ठीक है, इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, क्लियर। एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity at pole is greater than acceleration due to gravity at equator। और जनरली ये होता है, कितना होता है, acceleration due to gravity at pole is equals to acceleration due to gravity at equator plus 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको जनरली ध्यान में रखना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। so this is variation of g due to shape of the earth, so that is gp is equals to g of equator plus 0.018 मीटर पर second square। so this is acceleration due to gravity at the pole, ये acceleration due to gravity हो जाती है आपकी पोल की, ठीक है जी। so acceleration due to gravity at the pole is equals to g of equator plus 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब सिंपल होगा कि जब बॉडी यहाँ रखी हुई है तो आपका acceleration due to gravity, मतलब इन दोनों के कंपेयर में, पोल के कंपेयर में और इक्वेटर के कंपेयर में, है ना, पोल के कंपेयर में और इक्वेटर के कंपेयर में, तो यहाँ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गया, यहाँ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ गया। तो बट ऑब्वियस कि भैया जब बॉडी यहाँ से इधर शिफ्ट होने चलेगी, ठीक है, अगर बॉडी अगर इधर शिफ्ट होना चालू हो जाएगी तो बट ऑब्वियस उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब इक्वेटर से व्हेन द बॉडी इज कमिंग फ्रॉम या अदरवाइज व्हेन द बॉडी इज ट्रांसफर फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोस ऑन इंक्रीजेस, clear। but when it's reach at the pole the acceleration due to gravity is maximum। but again अगर इधर आना चालू हो जाती है तो अगेन इट डिक्रीजेस, अगर फिर से वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, तो डिक्रीज कब तक होगी, जब यहाँ की इक्वेटर पे आना चालू, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ g, वेरिएशन इन g ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। ये हो गया आपका वेरिएशन किसके वजह से, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ g, है ना। सो हम लोग अभी बात करेंगे वेरिएशन सेकंड टाइप्स। सो दैट इज वेरिएशन और वेरिएशन इन g, वेरिएशन इन g विथ हाइट या एट द हाइट, ठीक है। अब हाइट की वजह से वेरिएशन क्या होगा वो डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। ये हमारा सेकंड टाइप। सो वेरिएशन इन g विद द हाइट ऑफ h, ठीक है, हाइट लेंगे हम h। अब हाइट क्या हो कि मान लीजिए यहाँ पे ये हमारी बॉडी है, सॉरी ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर पहले बॉडी रखी हुई थी, तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ इधर निकल के आया था gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। सो अब यहाँ पे हम लोग ने लिया हुआ है बॉडी भी, तो अगर ये बॉडी यहाँ से उठ करके कहीं मान के चलो यहाँ आ जाती है ना, ये अर्थ सरफेस है हमारी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये रेडियस हो जाएगी अर्थ की, हाँ जी, है ना। तो ये रेडियस होगी आपकी अर्थ की, ये रेडियस होगी, बट अभी ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट अ हाइट ऑफ h, एक पर्टिकुलर हाइट पे है h, एट अ हाइट ऑफ h, कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपकी हाइट ली जाएगी h, ठीक है। और ये r प्लस h है, इनको मान लेते स्मॉल r, कैपिटल R प्लस h, हाँ जी, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि भैया ये जो यहाँ से कहाँ से काउंट करेंगे हम, सेंटर ऑफ अर्थ से, सो सेंटर ऑफ अर्थ से दैट इज O2,
ये मान ले पोजीशन है। सो OT ए हो जाएगा तेरा r प्लस h, ठीक है, मतलब तेरी जो रेडियस रहेगी तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी हो जाएगी r प्लस h, ठीक है। तो अगेन दिस इज वी नो दैट g इज इक्वल टू 4gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, अगर ऑब्जेक्ट कहां होगा और सरफेस के ऊपर होगा। अगर वही ऑब्जेक्ट एट हाइट ऑफ h आ जाता है, मैंने इसके इक्वेशन नंबर 1 मान लेनी है, ठीक है। अगर वही ऑब्जेक्ट एट हाइट ऑफ h आ जाता है तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g सफिक्स h है ना, मतलब व्हाट इज g सफिक्स h हियर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सो इट इज नथिंग बट योर gm डिवाइडेड बाय, देखो r स्क्वायर। अब r स्क्वायर कब था, जब ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर रखा था, मतलब जब ये ऑब्जेक्ट आपका अर्थ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सो h इज इक्वल टू कितना 0, हाइट कितनी हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी ना जब अर्थ सरफेस के ऊपर होगा। सो दिस इज स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h, h कितना 0, सो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल, क्लियर। बट एट दिस पोजीशन h इज नॉट 0, क्लियर, तो h 0 नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग r प्लस h इसका होल स्क्वायर, क्लियर, समझ में आ गया। सो दिस इज gh इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर 2, है ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अभी आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी। सो योर इक्वेशन इज, सो डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, सो वी गेट दिस इज gh डिवाइडेड बाय g, हां, gh डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेनी है मैंने, gm डिवाइडेड बाय r प्लस h इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका gm कैंसिल हो जाएगा, सो दैट मींस gh डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज gh डिवाइडेड बाय g, और फिर से अगर g यहां इधर ले लें, सो दिस gh इज इक्वल टू g इनटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब फिर से यही इक्वेशन को मैंने दोहरानी है, यही इक्वेशन को मैंने दोहरानी है, gh डिवाइडेड बाय g हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन यही इक्वेशन मैंने दोहरानी है, तो r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये r स्क्वायर को मैंने नीचे लाना है, ठीक है। अब r स्क्वायर को जब नीचे लाया जाएगा, सो gh डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय r प्लस h डिवाइडेड बाय r इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए सामने, सो दिस इज r प्लस h डिवाइडेड बाय r प्लस h डिवाइडेड बाय r इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। सो gh डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r इसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और ये जैसे ही ये चीज ऊपर आना चालू हो जाएगी, मतलब जैसे ही हम लोग इसको ऊपर लेंगे तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी gh डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r इसका पावर में -2, ठीक है, ये -2 में हो जाएगा। अगेन फिर अकॉर्डिंग टू बायनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है। तो बायनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व होने के बाद में आपकी इक्वेशंस कुछ ऐसी बनेगी, देखिए इधर, सो दिस इज gh डिवाइडेड बाय g is equals to 1 minus twice h divided by r, so this is your equation, क्लियर। क्योंकि जब बायनोमियल एक्सपेंशन लेते हैं, आपको थोड़ा याद होगा इसके बारे में, तो जब बायनोमियल एक्सपेंशन लिया जाता है तो हायर ऑर्डर निगलेक्ट की जाती है जनरली। जब हायर ऑर्डर निगलेक्ट की जाएगी तो ये इतना ही इक्वेशन हमारा बचता है, सो इट इज 1 minus twice h divided by r, so your final equation h is equals to g 1 minus twice h divided by r, so this is your acceleration due to ग्रेविटी एट हाइट ऑफ h। ये दो तीन चीजें एक निकाली हम लोग, क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 2 इसको मान ले 3, है ना, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर अगेन योर 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अब जब ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है तो आपके पास में gh ये तीन इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ये इक्वेशन हम लोग लेने के बाद में, तो आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कौन सी इक्वेशन आपको लग रही है उसके हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। This is also acceleration due to gravity at a height of h from the surface of earth. This is also acceleration due to gravity at a height of h from the surface of earth. This is also acceleration due to gravity at a height of h from the surface of earth. So this is the second variation. So variation in g with the height. Clear? अब same चीज है variation in g at a depth. ठीक है? अब हम थर्ड चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो फटाफट थोड़ा सा ले लीजिए। सारी चीजें आपकी इसमें जो भी देखो ग्रेविटेशन जो भी हमारा अभी चालू कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन होगा इसी के लिए सिर्फ JEE और नीट के लिए आपको कवर किया जाएगा। एंड जैसे ही आपका ये लेसन मतलब खत्म हो जाता है, जैसे जनरल मैं क्लास में पढ़ाता हूँ,
वैसे ही जैसे लेसन खत्म हो गया तो इसके ऊपर के सारे न्यूमेरिकल्स के ही सारे न्यूमेरिकल्स जो भी रहेंगे आपको उसके भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलो नाउ ये हो जाएगा पहला। दूसरा, अब हम बात करते हैं तीसरे की। ठीक है, सो तीसरा, सो वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, जगह बच जाएगी फिर। ठीक है, सो नाउ दिस इज अगेन थर्ड, वेरिएशन, वेरिएशन इन G, वेरिएशन इन G ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम लोग अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं, अगर हम लोग अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, है ना? वही है, उससे दैट इज वेरिएशन इन G ड्यू टू डेप्थ। अभी एट हाइट ऑफ एस्फीयर ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ हुआ, एक हुआ आपका ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ मतलब शेप की वजह से, एक हो गया अगर कुछ हाइट के ऊपर होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना। अब हम बात करें वेरिएशन इन G ड्यू टू डेप्थ, मतलब अगर अर्थ सरफेस के अंदर जाता है तो उसका वेरिएशन कितना रहता है, मतलब कितना उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वेरिएशन इन G, वेरिएशन इन G ड्यू टू डेप्थ। अब बड़ा ऑब्वियस डेप्थ बोल रहे थे भैया कि मान के चलो कि डेप्थ बोल रहे थे ये हमारी अर्थ सरफेस होगी, तो अर्थ सरफेस का ये सेंटर हो गया, तो ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ है। सो दिस सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ से जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो उसी को डेप्थ बोला जाएगा, है ना? सो दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। अगर यहाँ पॉइंट ले ली तो मैंने यहाँ से ये कितना हो जाएगा भैया, D। ये कितना हो जाएगा, ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये D हो जाएगा। ठीक है, जब आपका ये D हो जाएगा तो हम लोग इसके लिए भी इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और जनरल इक्वेशन, ठीक है, अब देखो डेप्थ के लिए बना रहे हैं हम लोग इक्वेशन, तो डेप्थ के लिए जब बनाएंगे हम लोग इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या बनेगी? सो दिस इज G, जनरल इक्वेशन Gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये हमारी जनरल इक्वेशन है ना। अगर हम लोग एट अ डेप्थ ऑफ D ले लेते हैं तो G सफिक्स D हो जाएगा। सो व्हाट इज G सफिक्स D हियर? कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ ऑफ डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सो अगेन दिस इज Gm डिवाइडेड बाय r माइनस D इसका स्क्वायर। क्लियर, यहां पे समझ में आ गया? सो अगेन दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, डेप्थ पे ले रहे हैं तो r माइनस D हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन r माइनस D होने के बाद में डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, so this is GD divided by G is equals to Gm divided by r minus D इसका square divided by Gm, this is r square। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं। so that means GD divided by G is equals to, so this is your r square divided by r minus D इसका square। so again this GD divided by G is equals to this 1 divided by r minus D divided by r इसका whole square। ठीक है, so this is r minus D divided by r। so again this is G of D divided by G is equals to कितना हो जाएगा ये? so again this is what 1 divided by 1 minus D divided by r इसका स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये ऊपर आ जाएगा तो अगेन दिस इज -2। अगेन अगर अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल एक्सपेंशन तो इसके फाइनल इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, GD divided by G is equals to 1 minus D divided by r। ये जब G इधर चले जाएगा तो आपका हो जाएगा दिस इज GD is equals to G 1 minus D divided by r। so this is your what? acceleration due to gravity at the depth of D from the surface of earth। so this is acceleration due to gravity at the depth of D from the surface of earth। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे मैं निकालना भूल गया जिसको बोला जाता है डिक्रीजेस। ठीक है, तो 3 डिक्रीजेस निकाले जाते हैं यहाँ पे। एक डिक्रीज होता है, एक एब्सोल्यूट डिक्रीज, एक होता है आपका एब्सोल्यूट डिक्रीज। ठीक है, फिर आपका होता है एक परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो ये सारी डिक्रीजेस हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद में निकालते हैं हम लोग, इसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सो दिस इज थर्ड। क्लियर, सो वेरिएशन इन G ड्यू टू डेप्थ, तो ये हो गया आपका वेरिएशन इन G ड्यू टू डेप्थ। क्लियर है? सो नाउ फोर्थ, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ के बारे में। ठीक है, अब फोर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे तो फोर्थ क्या बताया था, याद करें ढंग से थोड़ा सा। सो दिस इज वेरिएशन, है ना, वेरिएशन इन G, variation in G due to rotation of the earth, due to rotation of earth। है नी? चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन G ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, वेरिएशन लेंगे हम लोग G का ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब रोटेशन ऑफ द अर्थ लेना है, तीनों चीज तो हो गई अभी हमारी। एक हो गया आपका शेप ऑफ अर्थ के लिए, दूसरा हो गया आपका हाइट के लिए, तीसरा हो गया आपका डेप्थ के लिए। अब चौथी चीज का डिस्कस करेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब जब अर्थ घूम रही है
ठीक है ना। जब अर्थ घूम रही है तब उसका रोटेशन, तब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे कैसे फर्क पड़ता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलो ध्यान दें। अगेन दिस इज अगेन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये हम लोग ने ले ली अर्थ, थोड़ा बढ़ा दे देता हूं इसमें। सो ये हमारी अर्थ होगी। सो बट ऑब्वियस दिस इज योर सेंटर, तो ये कुछ ऐसे आपकी ये रेडियस हो जाएगी ऐसे, और मान के चलिए घूम रही है। सो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। थोड़ा सा आपको जानकारी होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन में, जब आप आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले कंसेप्ट आप लिखते हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें आता है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी चीज होगी, इट इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर कंसीडर करते हैं यहाँ एक तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ P, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट पॉइंट P पे, तो जैसे ही अर्थ घूमेगी, ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ से ऐसे अर्थ घूम रही है, जब ऐसे अर्थ घूमेगी तो ऑल दिस पार्टिकल, तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे, मतलब जितने भी बॉडीज होगी, तो वो बॉडी के सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, है ना। कि जैसे बॉडी घूम रही है, बट ऑब्वियस अगर बॉडी घूम रही है तो वो बॉडी के सारे पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करते हैं, सर्कुलर मोशन। क्लियर, मतलब जो बॉडी हम लोग ने रखी हुई है एट पॉइंट P पे, जो बॉडी हम लोग ने एट पॉइंट P पे रखी हुई है अभी, तो वो जब जैसी बॉडी, जैसी हमारी अर्थ घूमेगी, दैट बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, बॉडी क्या परफॉर्म करेगी, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में उसका ऐसा वे रहेगा, है ना, कुछ ऐसा वे रहेगा, ठीक है, ऐसे जान। क्लियर, और जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, ये उसका तो सेंटर रहना ही है, ठीक है। तो ये हम मान के चलते उसके लिए सेंटर, और ये क्या होगी उसके लिए रेडियस। सो स्मॉल r क्या हो गया आपका, स्मॉल r इज अ रेडियस, लेकिन रेडियस किसकी, रेडियस अर्थ की नहीं, वहां रेडियस किसकी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर, जिस सर्कल में वो घुमा है, मतलब जिस सर्कुलर मोशन में वो घुमा है, उस सर्कुलर मोशन मतलब उसका सर्कल का रेडियस हो जाएगा ये, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है। और इन्हीं के बीच में एक एंगल ले लेते हैं, दैट मींस लैम्बडा। सो कंसीडर दिस लैम्बडा इज योर एंगल, ठीक है। अब देखो कोई भी बॉडी जब घूमती है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये दो प्रकार के फोर्सेस लगते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। अब हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे सेंट्रीपिटल के बारे में, उसका बहुत बड़ा रीजन भी है, तो हम लोग बात करें यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ठीक है, Fc, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा इसमें, ठीक है। तो आपका इधर आ जाएगा तेरा mg, है ना, तो इधर तेरा mj डैश, क्लियर। अब देखो तो ये तेरा mg और ये mj डैश आ गया, तो अगर इसका मैं mj डैश के लिए इक्वेशन बनाऊं, ठीक है, ये लैम्बडा है आपका। सो लैम्बडा इज व्हाट, दिस इज r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे mg डैश मतलब इस वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर, वेक्टर फॉर्म में अगर लेंगे, सो दैट इज दिस इज mg प्लस mg वेक्टर प्लस fc वेक्टर, mg वेक्टर प्लस fc वेक्टर मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये mg डैश mg प्लस fc, अगर इसका मैंने मैग्नेटिक फॉर्म लेना है, ठीक है, अगर मैं इसका मैग्नेटिक फॉर्म लेता हूं तो मैग्नेटिक फॉर्म क्या हो जाएगा, mg डैश इज इक्वल टू, देखो मैग्नेटिक फॉर्म में क्या ऐसा तरीका होता है लेने का, mg स्क्वायर प्लस fc स्क्वायर, है ना, प्लस ट्वाइस mg fc cos ऑफ, देखो यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन इधर जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल इधर जा रहा है, ये लैम्बडा इतना है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 माइनस लैम्बडा, ठीक है। ये बन गई आपकी इक्वेशन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब जनरली सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको पता होगा, सेंट्रीफ्यूगल का भी पता होगा। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। सो दिस इज जनरल फार्मूला फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सो Fc इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। सो फ्रॉम अबव डायग्राम अगर मैं इसमें से r निकाल लूं, तो r देखो ये एक ट्रायंगल मेरे पास है, सो दैट मींस cos लैम्बडा अगर मैंने ले लिया यहां से, ठीक है। आप अगर इसको देखें ढंग से, सो दिस इज योर कैपिटल स्मॉल r, ये कैपिटल R है आपका, सो दिस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, सो दैट मींस स्मॉल r इज इक्वल टू r cos लैम्बडा, ये हो जाएगा आपका r cos लैम्बडा, ठीक है। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ Fc, अगेन दिस Fc इज व्हाट, Fc इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और r कितना है, कैपिटल R cos लैम्बडा, ठीक है। चलो पुट ये पुट करेंगे हम लोग ऊपर, तो पुट करने के बाद में mg डैश इज इक्वल टू, अगेन दिस इज अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर, ये आपका mg स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r, और r की जगह क्या रखेंगे हम लोग, और इसका स्क्वायर है, इसका टोटल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्बडा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है।
अगेन दिस इज प्लस ट्वाइस mg, ठीक है। और fc की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो fc की वैल्यू पुट करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर fc अगेन दिस इज m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्बडा, ठीक है। अगेन दिस इज cos 180 माइनस लैम्बडा, तो यहाँ पे अगेन cos 180 माइनस लैम्बडा, दिस इज माइनस cos लैम्बडा, सो दिस इज माइनस cos लैम्बडा, ठीक है। सो अगेन दिस इज mg डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगर इसको सॉल्व करेंगे दिस इज mg स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 r स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्बडा, है ना, cos स्क्वायर लैम्बडा, अगेन दिस प्लस माइनस 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 ट्वाइस m स्क्वायर ओमेगा, अगेन दिस इज g ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्बडा, क्लियर, ठीक है। अगेन वी गेट द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से m स्क्वायर, यहाँ से m स्क्वायर, यहाँ से m स्क्वायर कॉमन निकल के आ जाएगा, और कॉमन निकल के आने के बाद में इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन अगर फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन सो वी गेट g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्बडा। So for solving this equation we get g dash is equal to g minus r omega square cos square lambda। तो ये होगी आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। कब वेरिएशन इन g, जब आपकी अर्थ रोटेट हो रही है, तो जब आपकी अर्थ रोटेट हो रही है so we get g dash is equal to g minus r omega square cos square lambda, ठीक है। अब यहाँ हम लोग दो कंडीशन अप्लाई करेंगे, एट पोल एंड एट इक्वेटर, ठीक है। तो जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है, मान लीजिए मैं इसको a नाम दे देता हूँ, दिस स्टैंडर्ड a। सो दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर इसमें मैंने दो कंडीशन अप्लाई कर लेनी है, दो कंडीशन कौन सी अप्लाई कर लेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द पोल, है ना, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इक्वेटर, ठीक है। तो एट पोल के लिए सॉल्व करता हूं मैं पहले, एट पोल तो लैम्बडा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एट लैम्बडा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। पोल के लिए लैम्बडा कितना हो जाएगा, अभी 90 डिग्री हो जाएगा, सो दैट मींस एट पोल लैम्बडा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट मींस g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो cos 90 तेरा 0 हो गया, सो दिस टर्म इज 0, सो दैट मींस g डैश इज इक्वल टू सिंपल g, क्लियर। सो g डैश इज इक्वल टू योर g, मतलब जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश दैट इज g एट द पोल, क्लियर। अब हम लोग सेकंड केस सॉल्व करेंगे एट इक्वेटर, है ना, एट इक्वेटर के लिए सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा कितना हो जाएगा 0, लैम्बडा कितना हो जाएगा 0, तो लैम्बडा तेरा 0 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन a, सो दैट मींस g डैश इज इक्वल टू g minus r omega square, this is cos square 0, cos 0 1 हो जाता है ना, cos 0 1 हो जाएगा, so that means your final equation for g dash is equals to g minus r omega square, clear। so again this is the acceleration due to gravity at the equator, ये किसके लिए हो गया, acceleration due to gravity at equator, this acceleration due to gravity at the pole, ये किसके लिए है, ये पोल के लिए है ना, ये किसके लिए है, ये इक्वेटर के लिए, ठीक है। सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। चलो भाई क्लियर। सो आज हमने स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 हमारा चल रहा है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली, आज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कवर कर लिया, फिर बाद में इसके सारे प्रॉपर्टीज कवर कर लिए हम लोग ने, फिर इसके बाद में वेक्टर फॉर्म्स हम लोग ने इसके सारे कवर कर लिए, फिर हम लोग बात आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लिया हम लोग ने ढंग से, ठीक है। फिर हम लोग ने वेरिएशंस ले लिए, चारों वेरिएशंस यहाँ कवर हो गए हमारे। सो वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ एंड वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट लेक्चर नंबर 1। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, क्लियर। एंड जैसे हमारा लेक्चर 1 हो गया, एक दो दिन में लेक्चर 2 आ जाएगा, फिर हमारा जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा हम लोग वैसे उसके लेक्चर्स बनाते जाएंगे भी, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है ग्रेविटेशन, सो उसके ऊपर के हम लोग न्यूमेरिकल्स भी उसके देख लेंगे, ठीक है। और जनरली न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे एररलेस से, ठीक है। चलो भी थैंक यू सो मच।